आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं। 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। ये तो कोई नहीं जानता ना कह सकता कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, लेकिन उनके संबोधन से पहले आज हमने बहुत सारे लोगों से जरूर बात की कि वो क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से। और ज्यादातर लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री कोई राहत वाली बात बताएं, प्रधानमंत्री कोई अच्छी खबर दें, लॉकडाउन उठाने के बारे में शायद वो कोई बड़ा ऐलान करें। इस उम्मीद के पीछे कई वजह हैं, क्योंकि अब कई गुड न्यूज आ रही हैं। प्रधानमंत्री से ऐसी ही 20 उम्मीदें, 20 बातें देखिए। प्रधानमंत्री जब देशवासियों को संबोधित करने आएंगे तो उनके सामने कोरोना का ये डेटा होगा जो उनकी चिंता बढ़ा रहा होगा। 70,000 से ज्यादा केस और 2,293 लोगों की मौत। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहली बार मौत का आंकड़ा नीचे आया है। आज कोरोना से 100 से कम मौतें हुई हैं। एक और अच्छी बात यह है कि आज 1,500 से ज्यादा लोग इलाज के बाद सेहतमंद होकर घर लौटे। अब तक 22,455 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज जितने नए मरीज आए उतने ही मरीज इलाज कराकर घर लौटे। उत्तर प्रदेश में नए मरीजों की तादाद 106 रही तो 105 मरीज इलाज से ठीक हुए। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे सुंदर तस्वीर है ये। आज 50 दिनों बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई। दिल्ली से बिलासपुर और डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेनें खुली। हावड़ा, मुंबई सेंट्रल और पटना से दिल्ली के लिए ट्रेनें खुली। हिंदुस्तान में रोजाना 12,000 ट्रेनें चलती हैं। आज केवल 15 ट्रेनें चली। बाकी ट्रेनें अभी नहीं चलेंगी। फिर भी ट्रेनें चलने का मतलब है लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। एक और अच्छी बात यह हुई कि आज लोगों का बिहेवियर बदला दिखा। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। माँ, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी तरह के लोगों ने ट्रेन पकड़ी, लेकिन कहीं भी कोई नियम नहीं टूटा। यानी हिंदुस्तान चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन कर सकता है, जिसकी अपील प्रधानमंत्री करते रहे हैं। इस लिहाज से आज का अनुभव अच्छा है। ट्रेनों के बाद हवाई जहाज शुरू होने के भी चांस बन रहे हैं। दिल्ली के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का जायजा लिया गया। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन से कुछ ही देर पहले हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अच्छी खबर दी कि हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में सबसे कम 3.2% है। प्रधानमंत्री के लिए चिंता की बात है महाराष्ट्र, जहां आज सुबह से 1230 नए मरीज आए और 36 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री कंटेनमेंट जोन बंद रखने और वहां और सख्ती बरतने का ऐलान कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन डिसाइड करने का फैसला मुख्यमंत्रियों पर छोड़ सकते हैं, जैसा कि कल की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने उनसे अपील की थी। वंदे भारत मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है। 9 देशों से 15,000 भारतीयों को सुरक्षित वतन लाया गया है। प्रधानमंत्री 16 मई से वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण का ऐलान कर सकते हैं, जो 22 मई तक चलेगा और 31 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इसके लिए 149 स्पेशल फ्लाइट्स उड़ाई जा सकती हैं। कोरोना से 54 दिनों की लड़ाई कैसे लड़ी गई, इस लड़ाई को हिंदुस्तान ने कैसे जीता, इसका पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री दे सकते हैं। अच्छी खबरें भी हैं और अच्छी तस्वीरें भी आज देखने को मिली हैं। 50 दिनों के बाद देश में ट्रेन चलना शुरू हुई है। कई सारी अच्छी बातें इसी ट्रेन खुलने को लेकर भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या कभी इसकी कल्पना किसी ने की थी कि ट्रेन चल रही है, ये भी खबर बन जाएगी। ट्रेन चलने पर कविता लिखी जाएगी। ट्रेन पर तो कई कविता बनी है, लेकिन रेलवे ने एक कविता ट्वीट की है। वो रेल को लेकर रेलवे की अपनी एक कल्पना है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि रेल विभाग ने आज जब ट्रेनें चली तो क्या लिखा। ना आपातकाल में रुकी थी, ना युद्ध काल में थमी हूं। सावधानी थी समय की मांग, उसे पूरा करने में जुटी हूं। देशवासियों की सेवा में स्टेशन पर तैयार खड़ी हूं। मैं भारत की जीवन रेखा, करने देश की सेवा, फिर से अपनों को अपनों से मिलाने आज फिर से चल पड़ी हूं। भारतीय रेल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि भारत जैसे देश में ट्रेन रुकी 50 दिन और आज ऐसे माहौल में ट्रेन शुरू हो रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रेन खुलने पर कभी कोई कविता लिखेगा। ट्रेन चलेगी, ये खबर बनेगी। लेकिन कोरोना का काल है। अच्छी बात यह है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब तरीके के लोगों ने आज ट्रेन तो पकड़ी, लेकिन किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। यानी हिंदुस्तान चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन कर सकता है। इसकी अपील सब लोग करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं। इस लिहाज से आज का अनुभव भी अच्छा है। कुछ और चीजें देखते हैं कि आज कहां ट्रेनें चली हैं, तो उससे भी आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कैसे अब धीरे धीरे रेल के साथ साथ जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है।
15 जोड़ी ट्रेनें आज रवाना होनी थी। बिलासपुर की ट्रेन चली गई, डिब्रूगढ़ की ट्रेन चली गई। कुल आज 8 ट्रेनें लेकिन चलाई गई हैं देश भर में। 15 कुल चलेंगी, लेकिन आज 8 चली हैं, जिसमें से दिल्ली से बिलासपुर और दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ट्रेन आज चली। आज शाम को रवाना हुई हैं दिल्ली से। दिल्ली से ही 3 ट्रेनें आज कुल चलनी थी। मुंबई से ट्रेन चली दिल्ली के लिए, पटना से भी दिल्ली के लिए ट्रेन चली। भारतीय रेल जब अपनी पूरी कैपेसिटी और क्षमता के साथ काम करती है तो 12,000 ट्रेनें रोजाना ऑपरेट करती हैं। आप सोचिए कि वो संख्या घटकर 15 पर आ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करना अनिवार्य है सबके लिए। और अच्छी बात यह देखिए कि प्लेटफॉर्म पर कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं दी, कोई हाय तौबा नहीं मची हुई थी, कोई भागम भाग नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। हर व्यक्ति अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। स्टेशन, रेल की बोगियां पूरी तरीके से सैनिटाइज हो रही थी, सबने मास्क पहन रखा था, सबकी स्क्रीनिंग हुई थी और एक बहुत बेहतर परिस्थिति के साथ आज लोग सफर करते हुए दिखाई दिए। और ये जो लोग सफर कर रहे थे, इनमें से बहुत से लोगों ने अपनी आप बीती बताई, वो कहां फंस गए थे, क्यों, कैसे उनको टिकट मिला। इनसे बात की हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने। इन लोगों से बात करते हैं कि अब आगे के लॉकडाउन को लेकर इनका क्या सोचना है। आगे के लॉकडाउन में आप क्या सोचते हैं? सिचुएशन देख के तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी फिलहाल कंट्रोल में नहीं। डेली 3-4 हजार केसेस डेली लगभग आ ही रहे हैं। तो आप लोग खुद तैयार हैं उस लॉकडाउन के लिए, पालन करने के लिए, कि जिस तरह 3 लॉकडाउन का पालन किया है अब तक? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग अभी तक कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे ही। कोई रियायत आपको लगता है कि मिलनी चाहिए इस लॉकडाउन में, अगले लॉकडाउन में? नहीं, जैसा चल रहा है मुझे नहीं लग रहा गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आपको लग रहा है कि अगला लॉकडाउन अब बढ़ना चाहिए, अब चौथा लॉकडाउन होना चाहिए, और क्या रियायतें जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ, जरूर बढ़नी चाहिए। लॉकडाउन तो जरूरी है अभी के हिसाब से। और लेकिन एक चीज है, जैसे कि दिल्ली के सीएम ने कहा कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा अभी फिलहाल इस समय। तो मुझे लगता है कि हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी चालू करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया। प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले 8 बजे क्या सुनना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज है जो अब तक प्रधानमंत्री ने जनता से नहीं कही और अब जनता उनसे सुनना चाहती है? जी, प्रधानमंत्री से तो बस यही आशा है कि बस कुछ अच्छा ही सुनाए, बस और क्या बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत नाम है हमारा। प्रशांत जी, कहाँ से कहाँ और कब से आप यहाँ पे फंसे? मैं आया नगर में 20 मई के आसपास, 20 मार्च के आसपास से फंसा हुआ हूँ। और यहाँ पर काम करते हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, MNC में, गुड़गांव में, इवोलेट हेल्थ केयर में। तो अभी क्या काम चल रहा था इन दिनों में? काम वाम कुछ नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रही हम लोग को पीने के लिए। और गवर्नमेंट हर चीजों पे टैक्स लगा रही है उल्टा सीधा। तो अभी आप लोग को जब सूचना मिली तो आप लोगों ने उसी वक्त टिकट कराया? हाँ, टिकट कराया। उससे पहले भी कोशिश कर रहे? कोशिश की, नहीं मिला, कुछ कोई चांस ही नहीं मिला। और ये तो सबसे बड़ी बात ये कि हम 2 रुपए कमा रहे हैं, हमें टिकट मिल गया। जो गरीब है उनका क्या होगा? 23 मार्च के लिए टिकट किया था, 22 मार्च के लिए टिकट किया था। बहुत इम्प्लीमेंटेशन ये ऐसा हुआ घटिया तरीके से कि अब जब भेजना नहीं था तो टिकट क्यों बुक कराए थे आपने? हम पहले निकल जाते, अब टिकट बुक कर लेते हो, हम और अदर ऑप्शन नहीं अवेल करते ना। फिर आप कैंसिल कर देते हो टिकट को, फिर बोलते हो लॉकडाउन है। हम बस से निकलते, कार से निकलते, कुछ भी करते। सर, आपका क्या नाम है? प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद। जगन्नाथ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़, रायपुर। कितने दिनों से आप दिल्ली में फंसे हुए हैं? 50 दिन। ये कतार आपको मैं दिखा दूं, ये करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये पूरी कतार है। पीछे तक लोग खड़े हैं। अभी कुछ लोग स्टेशन पहुंचे भी नहीं है, क्योंकि 4 बजे ट्रेन का टाइम है और रेलवे की तरफ से ये कहा गया था कि आप 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचे। लेकिन लोग 3 से 4 घंटे या 5 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए, क्योंकि लोगों का ये लग रहा था कि कहीं रास्ते में उन्हें रोका ना जाए, किसी तरह की परेशानी ना हो, ट्रेन ना छूट जाए और वो अपने घर जाने से ना रह जाए। क्या नाम है आपका? कांति देवी। क्या नाम है? कांति देवी। कांति जी, कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के। बिहार की। हाँ। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं? लगभग लॉकडाउन के 4-5 दिन पहले यहाँ। 4-5 दिन पहले यहाँ किस काम के लिए आए? इमरजेंसी में एक आदमी के लेके एम्स में दिखाने के लिए आए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया 5 दिन के बाद। तो कहाँ रह रहे थे आप लोग? अरे पड़ोसी के आदमी है, उसी के पास रह रहे। उसी के पास। हाँ। मैडम, आपका क्या नाम है? चेतना भुरे। वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गोंदिया। महाराष्ट्र की किस ट्रेन में आप लोग जा रहे हैं? बिलासपुर एक्सप्रेस में जा रहे हैं। बिलासपुर एक्सप्रेस में। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं? मैम, हम लोग 21 को ही आए हैं, 21 मार्च, और उसी दिन से बस यहीं पे हैं। किस काम के लिए आप लोग आए थे? एक्चुअली एग्जाम्स खत्म हो गई थी, उसके बाद ऐसा है टूर के हिसाब से ही आए थे। बट कोई टूर नहीं, सिस्टर रहते हैं, सिस्टर के यहाँ आए थे हम लोग। तो आप लोगों ने सोचा था कि 21 तारीख को आएंगे और 22 से लॉकडाउन हो जाए? नहीं, ऐसा सोचते तो क्यों आते भाई, निकलते ही क्यों। तो आप किस किस के साथ आई थी? बस 2 बच्चे और मैं हूँ अकेले।
अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, बच्चों को लेके जाना इतना रिस्क है वैसे भी इस ऑल और दिस सिचुएशन। तो लॉकडाउन अब आगे बढ़ना चाहिए या अब हो गया? आपको लग रहा है कि देश ऐसी स्थिति में आ गया, और जिस तरह तमाम सीएम भी कह रहे हैं कि अब लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीख लेना चाहिए? धीरे धीरे जो जैसे गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से, तो जैसे अभी आज ट्रेन का किया, अगला लॉकडाउन 1-2 हफ्ते के लिए बढ़ना चाहिए। वैसे तो मतलब कुछ हिदायतें देना चाहिए, उस हिसाब से धीरे धीरे खोलना चाहिए। और जिस तरह रेलवे ने अपनी गाइडलाइन में भी ये कहा था कि मास्क पहनना जरूरी है, इसलिए तमाम लोग जो है वो मास्क पहनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को हमने फेस शील्ड पहने तक देखा, तो लोग अपना प्रोटेक्शन खुद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने देखिए कैप भी पहना हुआ है, तो लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यही लोग सोचकर घर से निकले हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए थे, कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ थे। एक महिला से हमारी बात हुई, वो अपनी बहन के यहाँ फंस गई थी, आकर 50 दिन से यहाँ पर थी, और अब अपने परिवार को, अपनी बेटियों के साथ अब वो अपने घर जा रही हैं। तो इसी तरह की कहानियां यहाँ पर हैं। दिल्ली से जा रहे लोगों की आप बीती आपने सुनी। अब से 1 घंटे पहले मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन रवाना हुई है। मुंबई में बहुत से लोग 2 से 3 महीनों से फंस गए थे। ऐसे लोगों से इंडिया टीवी के संवाददाता संदीप चौधरी ने बात की। आपको कहाँ जाना है? मुझे नई दिल्ली जाना है। कितने दिनों से वेट कर रहे थे? हम लोग 16 मार्च से वेट कर रहे थे, और जब इनिशियल वो हुआ था लॉकडाउन के लिए, और अब ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा हुई है कि उन्होंने 15 शहरों के बीच में ट्रेन चलाई हैं, एंड टिकट भी आसानी से हुई। थोड़ा ग्लिच था सर्वर में, बट ठीक है, वो बनता है। एंड थैंक्स टू पुलिस एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से इतना कंट्रोल हो पा रहा है। बढ़ना है थोड़ा, जिस रेट से बढ़ सकता था उतनी रेट से नहीं है, थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है, बट दे आर डूइंग अ गुड जॉब आई थिंक। लॉकडाउन के टाइम कैसे बिताया आपने? इंतजार चल रहा होगा कि आपको जाना है, कैसे जाए? इंतजार तो था ही घर जाने का सबको, बट ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई हम लोग को। लॉकडाउन में बिल्कुल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला वैसे उसका फॉलो किया, बाहर निकले नहीं बिल्कुल भी, घर पे ही बंद थे, तो खाना खुद ही बना के खाया, बाकी सब किया। और बाकी कंपनी, जिस कंपनी में काम करता हूँ उसने भी बहुत सपोर्ट किया, कुछ सैलरी की दिक्कत नहीं हुई अभी तक, बहुत अच्छे से हमको मैनेज किया सबको। बट अब घर जाना ही मजबूरी है, क्योंकि माँ बाप अकेले हैं घर पे, कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो भी फैसला लिए हैं देश के हित में ही लिए हैं, तो अभी भी जो देश के हित में होगा वही फैसला लेंगे वो। अगर उनके पास हमसे ज़्यादा उनको जानकारी है, डेटा वगैरह उनके पास है जो वो समझ रहे हैं, तो अब तक उन्होंने, अभी तक तो यही सुना था हिंदुस्तान में कि जान की वैल्यू नहीं थी, बट पहले बार देखा कि जान की कीमत हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो जो भी उनको लगेगा बेहतर वो करेंगे, और हमको भी पालन करना चाहिए उस चीज़ का। पूरा 2 महीना हो गया, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। भाई के गृह प्रवेश में आए थे, 21 तारीख का था, 15 तारीख को आए थे। 2 महीने से इंतजार कर रहे थे, आज टिकट करा दिया। फ्लाइट पहले चला देनी चाहिए थी फ्लाइट, और उसके बाद में चाहे कैसी करते, फ्लाइट का इंतजार काफ़ी 14 अप्रैल को इन्हें फ्लाइट चला देनी चाहिए थी। यही हम प्रधानमंत्री जी से कहने का भी, मतलब काफ़ी दिनों बाद काफ़ी खुश है कि हम वापस जा पा रहे। सरकार ने इंतजाम की है वापस जाने की, तो बहुत शुक्रगुजार है सरकार की। मुश्किल दौर गुजरा है, सिर्फ अकेले, मतलब हमारे लिए नहीं, सबके लिए मुश्किल दौर गुजरा है, तो पूरे देश ने संयम दिखाई है, धीरज दिखाई है। मेरा नाम तनुश्री चौधरी है। मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी, तो जब से लॉकडाउन बढ़ा है मैं तब से जा ही नहीं पाई हूँ, तो मैं करीब मार्च से यहीं हूँ, तो अभी फाइनली जाने का मौका मिल रहा है, तो खुशी बहुत है, क्योंकि घर दिल्ली में है, तो अब दिल्ली वापस जाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी। दरअसल हम दोनों भाई बहन ही हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक साथ रह पाए लॉकडाउन में। मतलब जो लोग अकेला रह रहे हैं लॉकडाउन में, उनके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अकेला रहना ऐसे हालातों में बहुत ही मुश्किल होता है। लॉकडाउन अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एक ही बार में ऐसा होगा कि बहुत लोग निकल जाएंगे, और जितना हमने अभी बाकी देशों के मुकाबले हमने जितना कम हमारा हुआ है केस का, वो बढ़ जाएगा। तो कम होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खोले, बट धीरे धीरे। मैं अपने कज़न के घर रह रहा था 2 महीने से, तो अब जाने का मौका मिला तो जा रहा हूँ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फंस गया था और बहुत ज़्यादा वेट किया, और ये मोदी जी की उससे लगन से खुल गया है ये, तो अब जाने को मिल रहा है। मेरा नाम प्रिया अग्रवाल है, और मैं 20 मार्च से इंतज़ार कर रही थी जाने का। मैंने 21 मार्च की टिकट बनानी चाहिए, वो बन नहीं रही थी, लेकिन फिर 22 को प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। फिर 24 की टिकट बनाई तो वो भी नहीं बनी, फिर 25 से वापस लॉकडाउन शुरू हो गया।
हमने 16 अप्रैल की फिर से टिकट बनाई, फिर लॉकडाउन बढ़ गया, 4 मई की टिकट बनाई, वो बढ़ गया। तो तब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से निकलेंगे। लॉकडाउन का कैसे इंतजार किया आपने? 2 महीने से हम क्या बार बार सोच रहे थे कब लॉकडाउन ख़त्म होगा। घर में राशन भर के रखा कि पता नहीं लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो राशन अपना स्टोर करके रखा। और ऑफिस वालों ने घर से काम करने की अनुमति दे दी, तो घर से काम कर रहे थे। तो बस ऐसे काटते काटते आज का दिन आया कि आज रेलवे स्टार्ट हो रही है, तो पहली टिकट बुक करके हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। कहाँ पर? हमें राजस्थान जाना है। तालम यह है कि लोगों की खुशी भी मास्क की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको हम एक और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS मगर, इसके जरिए 202 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। माले में फंसे भारतीय यात्रियों को लेकर INS मगर कोच्चि पहुंच रहा है। इस कोरोना संकट के काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने का इस वक्त सबसे बड़ा अभियान जारी है। समंदर के जरिए, हवाई यात्रा के जरिए ऐसे फंसे हुए लोगों को देश के तमाम मुल्कों से भारत सरकार वापस लेकर के आ रही है। और आप देखिए, भारतीय नौसेना का ये जहाज शानदार युद्धपोत है और ये इस वक्त जन सेवा में लगा हुआ है। अमूमन भारतीय नौसेना की ये जहाज, ये बेड़े, जंगी बेड़े युद्ध के समय या पेट्रोलिंग पर निकलते हैं, लेकिन इस वक्त ये अपने देशवासियों को वतन वापस लाने के लिए समंदर की लहरों पर चल रहे हैं। इस एक जहाज के अंदर 202 भारतीय हैं जो कि माले से भारत लाए जा रहे हैं। वंदे भारत ऑपरेशन चलाया गया है भारत में। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं, उन सबको भारत लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और 16 मई से दोबारा वंदे भारत अभियान शुरू किया जाएगा। इसका एक और चरण होगा और उसमें 149 फ्लाइट्स के जरिए हजारों लोगों को भारत लाया जाएगा। ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये फ्लाइट्स जाएंगी भारत की तरफ से और इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके लाया जाएगा। इस सब के लिए विशेष परमिशंस की ज़रूरत होती है। भारत यहाँ से उन देशों के साथ राब्ता करता है, फिर यहाँ से अपने जहाज़ को भेजा जाता है। जो फंसे हुए लोग हैं वो लोग अपने उस देश की भारतीय एम्बेसी को संपर्क करके बताते हैं कि वो वापस भारत आना चाहते हैं। चलिए, ट्रेन की खबर आपने देख ली, समंदर के रास्ते दुनिया भर से भारतीयों की वतन वापसी की वॉरशिप को आपने देख लिया, लेकिन फ्लाइट की दुनिया का तरीका भी आने वाले दिनों में बिल्कुल बदलने वाला है। कोरोना काल में अब कुछ दिनों बाद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने की बात सामने आ रही है। धीरे धीरे हवाई जहाज चलाने की, पैसेंजर सर्विस की भी चर्चा हो रही है। लेकिन तब जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो कैसे सब कुछ बदल चुका होगा, कैसी होगी कोरोना के समय में हवाई यात्रा, जरा देखिए क्या क्या बदल जाएगा अगर आने वाले वक्त के अंदर हवाई यात्रा भी शुरू कर दी जाती है। पहले तो हाथ से टिकट की जांच कोई नहीं करेगा, CISF से सीधा संपर्क नहीं होगा और CISF और यात्री के बीच में कैमरा होगा। पहले तो आप जाते हैं, अपना टिकट दिखा देते हैं काउंटर पर, वो आपके टिकट से लॉगिन करके चेक कर लेती हैं कि आपका PNR क्या है, आपकी सीट कौन सी है। लेकिन अब ये सब हाथ से बिल्कुल नहीं होगा। 6 फीट की मार्किंग होगी, यानी फासला जो है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, वो 6 फीट का फासला बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा। पार्टीशन के साथ पास किया जाएगा व्यक्ति को और हर दिन एयरपोर्ट का, पूरे एयरपोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हर तरफ आपको गाइडलाइंस के पोस्टर चस्पा मिलेंगे एयरपोर्ट के अंदर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। और यात्रियों के संपर्क में कोई स्टाफ एयरपोर्ट का सीधे ना आए, इसकी वो लोग पूरी निगरानी रखी जाएगी। और आपकी हवाई यात्रा का अनुभव आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब बदला हुआ होगा जब भी हवाई यात्रा शुरू होती है। और लॉकडाउन के दरमियान पहली बार कोई रिपोर्टर एयरपोर्ट के अंदर गया। आप सोच रहे होंगे देश के एयरपोर्ट कैसे सूने पड़े होंगे, हवाई जहाज ऐसे ही रनवे पर खाली खड़े होंगे, टिकट काउंटर कैसे होंगे, बोर्डिंग पास, इस सब के नियम अब क्या होंगे। तो कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर का एक नजारा आप देखिए कोरोना के इस काल में अनुपम मिश्रा के कैमरे से। लॉकडाउन के बाद सब कुछ कितना बदलने वाला है उसका एक नज़ारा एयरपोर्ट में भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ भी सब कुछ बदलने वाला है। अगर फ्लाइट्स कुछ दिनों में खुलती हैं, चलती हैं, तो जब पैसेंजर्स का समागम शुरू होगा तो सबसे पहले आपको क्रश मशीन दिखाता हूँ जहाँ पर अपने आप बोर्डिंग पास पैसेंजर निकाल सकते हैं। वहाँ पर अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा, मार्किंग्स बनी रहेंगी। इन मार्किंग्स पे ही लोग
खड़े होंगे और बीच में पार्टीशन दिया होगा। ये पार्टीशन भी मैं आपको दिखाता हूं, 2 मशीनों के बीच में एक पार्टीशन दिया गया है। ये पार्टीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटामिनेशन ना हो, इस वजह से ये पार्टीशन दिया गया। और यहाँ पे फिलहाल डेमो दिखाया जा रहा है, एयरपोर्ट डायरेक्टर डेमो दिखा के बता रहे हैं लोगों को किस तरह से ये काम करेगा। ये अभी शुरुआत है, शुरुआती चरण है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, ये यहाँ पर बाकायदा हर जगह पर लागू की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो टच पॉइंट्स हैं वो टच पॉइंट्स बिल्कुल कम किए जा रहे हैं। पहले जैसे ही एयरपोर्ट में घुसने से पहले टिकट दिखाया किया जाता था, जो सीआईएसएफ के जवान थे उनको, वो सिस्टम अभी भी रहेगा, लेकिन अब हाथ में या फिर हाथ में से टिकट लेकर नहीं देखा जाएगा। सीआईएसएफ के जवान हाथ में टिकट नहीं लेंगे, उनके पास अब कैमरा आ जाएगा और कैमरे में तस्वीर बड़ी होकर आएगी, डिस्टेंस बनी रहेगी। और ये सब कुछ बदलाव धीरे धीरे यहाँ पर होने वाला है। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद हाउसकीपिंग का काम सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। एयरपोर्ट पर हाउसकीपिंग का काम इस वक्त लगातार जारी है। और लॉकडाउन के दौरान जो भी मेडिकल फैसिलिटीज लेकर उड़ान जा रही थी या आ रही थी, या इवैक्यूएशन फ्लाइट्स थी, उसके दौरान भी जो पैसेंजर्स आए हैं, उस दौरान भी हाउसकीपिंग का काम सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। और फिलहाल ये लगातार जारी है। और ये जो काम आप देख रहे हैं, ये फिलहाल जो बुकिंग काउंटर्स होते हैं वहां पर इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। क्योंकि कभी भी अगर जब ये एयरपोर्ट खुलता है पूरी तरह से, तो ये बिल्कुल तैयार रहेगा। और ये तैयारी लगातार और पहले से हो रही है। और हाउसकीपिंग का काम इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि क्यों अब सब कुछ बदल चुका है। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम हो चुके हैं, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो कोई भी कॉन्टैक्ट प्लेसेस हो। क्योंकि पैसेंजर्स के कॉन्टैक्ट प्लेसेस जो हो रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कॉन्टैक्ट प्लेसेस हैं वो हैं। और इसी वजह से अगर कुछ दिनों में फ्लाइट्स उड़ना शुरू होती हैं तो पैसेंजर्स आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हाउसकीपिंग का काम रहेगा। सिक्योरिटी चेक का जो एरिया है वहाँ पर भी अब बहुत कुछ बदल चुका होगा। जो दूरी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, 6 फुट की दूरी बरकरार रखनी होगी। उसकी मार्किंग्स यहाँ पर हर जगह इस वक्त एयरपोर्ट में वो मार्किंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग होती है, 6 फीट दूरी बरकरार रखने की जो मार्किंग है, जहां जहां भी लाइन लगती है वहां वहां ये मार्किंग की जा रही है। और दूरी बरकरार रखने के लिए जितना दूरी बरकरार रखनी है उस हिसाब से मार्किंग की जा रही है। और उन जगहों को खास तौर पर सैनिटाइज किया जा रहा है। और हाउस कीपिंग का काम कितना महत्वपूर्ण है बात करते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं प्रदीप शाह हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के। और मैं इधर का हाउसकीपिंग का काम देखता हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। अभी तो हाउसकीपिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और अब तो देख रहे हैं ये जो हमने ये जो फ्यूमिगेशन मशीन से कर रहे हैं, ये हम लोग, ये तो रूटीन है। और कोई भी जैसे रेस्क्यू फ्लाइट्स वगैरह चलते हैं तो उसको रेस्क्यू फ्लाइट का पैसेंजर आने से पहले एक बार और पैसेंजर डिपार्ट होने के बाद हम 2 टाइम इसको फ्यूमिगेशन, टोटल फ्यूमिगेशन, कंप्लीट फ्यूमिगेशन करते हैं जो जो पैसेंजर एरिया है, इंक्लूडिंग टच पॉइंट्स। आप भी काफी खतरनाक काम कर रहे हैं, काफी रिस्की काम है। पैसेंजर्स का जो इवैक्यूएशन हो रहा है या मेडिकल स्टाफ जो आ जा रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से आप घर को छोड़कर ये काम कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। घर को छोड़ करके तो प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि हम लोगों को वो लोकल पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी ड्यूटी का लॉकडाउन पास मिला है। तो वो व्हीकल में दिखाने से वो पुलिस वाले ये नहीं करते हो, अलाउ कर देती है। और इधर आने के बाद डर तो एक लगा रहता ही है, पर्टिकुलरली हमारे लिए नहीं है, जो घर वालों के लिए। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही घर जाते हैं वो मतलब मेरा आवाज से ही पहचान जाते हैं कि मैं आ गया हूँ। उन लोग दरवाजा खोल करके छोड़ देते हैं। मैं सीधा वॉशरूम में जाके पूरे जितने भी अपना सामान वगैरह है, क्लोथिंग से, यूनिफॉर्म से ले करके सब कुछ सेपरेट कर देता हूँ। फिर नहा धोआ करके फिर मैं बाहर आता हूँ और ये इमीडिएटली साफ हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा तो ये तो करना ही है, ये तो इमरजेंसी है, ये तो करना ही है। सफाई और क्लीनिंग अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। कुछ दिनों में हो सकता है फ्लाइट शुरू हो, तो उसकी तैयारियां जो पहले से जारी हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारियों में कोई खामी, कोई कमी है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी तैयारियां, कितना जो बदलाव हो चुका है, उस बदले हुए स्वरूप का दृश्य आपको यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ। जो खास तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के आना, ये सब तो कंपलसरी है। साथ ही इतने बड़े इलाके में और इतने
इतने बड़े इलाके को रोजाना और हर वक्त सैनिटाइज करने का काम ये भी अब शुरू हो चुका है। टच पॉइंट्स खासतौर पर जो हैं उनको बहुत कम कर दिया गया है, एकदम नहीं के बराबर। अब टच पॉइंट्स लगभग नहीं रहेंगे। पैसेंजर्स आएंगे, उनको काफी समय लेकर भी आना होगा क्योंकि समय लगेगा इन सब चीजों में, और काफी कुछ बदल चुका होगा। यहाँ पर देखिए जो बेल्ट होती है जहाँ पर लगे जाता है वहाँ पर किस तरह से अब परस्पर दूरी रखी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो जगह निर्धारित करने की बात है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह मार्किंग करने का काम चल रहा है फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर, और ये हर जगह जितनी भी जगह है जब ये शुरू हो जाएगा तो हर जगह सैनिटाइजेशन होगा और लोगों को मास्क पहनना तो ज़रूरी है, कम से कम कांटेक्ट किया जा सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखी जाए वो व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस तस्वीर में आप अच्छी खबर ये देखिए कि जितनी तैयारी इस वक्त की जा रही है एयरपोर्ट्स के अंदर, जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये भी इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में बदली परिस्थितियों के साथ, कुछ नए नियमों के साथ एयरपोर्ट को या हवाई यात्रा को के आवागमन को इजाजत देने की भी तैयारी चल रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता अनुपम मिश्रा कोलकाता एयरपोर्ट के हर उस हिस्से में गए जहां जहां लोगों की एक्सेस होती है। अनुपम उस जगह भी गए जहां पर प्लेन्स खड़े होते हैं, वहां से उनकी एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता एयरपोर्ट में भी कई ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, घर भी नहीं जा रहे हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पर जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं ए अरुणा, ये पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि एकमात्र ट्रांसपोर्ट जो लॉकडाउन के दौरान भी चलता रहा, काम करता रहा, वो एयरपोर्ट में ही काम होता रहा। प्लेन्स उड़ते रहे क्योंकि मेडिसिन या जो ज़रूरी सामान थे उनको आना जाना था, और उसमें इनका काम है एयर साइड का, जो कौन सी फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी, कैसे लैंड करेगी, वो पूरा देखने का काम इनका था। तो ये पिछले 1 महीने से ये घर नहीं गई हैं, लगातार यहीं पर रह रही हैं परिवार को छोड़कर, और जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं बहुत कम स्टाफ के साथ, क्योंकि काफ़ी कम स्टाफ यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान इस वक्त आ पा रहे हैं, उनके कम स्टाफ के साथ पूरा का पूरा ऑपरेशंस ये संभाल रही हैं। नमस्कार, माय नेम इज ए अरुणा। आपका क्या डेजिग्नेशन, क्या काम है? सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस। हम लोग एयर साइड मैनेजमेंट देखते हैं। तो आप क्या यहाँ पे घर जा रही हैं या घर बिना घर से गए यहीं पर रह रही हैं? नहीं, मैं तो अप्रैल 10 से यहीं पे रह रही हूँ अपना रिटायरिंग रूम में। कैसे मैनेज कर रही हैं? घर परिवार को तो देख नहीं पा रही होंगी, घर में कौन नहीं, फ़ोन करते हैं, बातचीत होती रहती है फ़ोन में, और सब ऐसे ही बातचीत करते हैं फ़ोन में, वीडियो व्हाट्सएप कॉल थोड़ा कर लेते हैं। बस वही। घर वाले बोलते नहीं कब आओगी? हाँ, घर वाले तो पूछते रहते हैं, बट वो भी थोड़ा वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये जगह तो रेड जोन बना है, तो कहीं भी हो तो तुम सेफ रहो। उनका तो यही होता है कि बी सेफ एंड स्टे सेफ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपको? हाँ। तो आपने एयरपोर्ट का टारमैक देखा जहां पर जहाज खड़े होते हैं, अब आपको वहां के कार्गो एरिया की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी काम हो रहा है, लेकिन सावधानी पूरी बरती जा रही है। इस वक्त हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट के कार्गो में हैं, और यहाँ भी काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। कम लोगों के साथ किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सुरक्षा के सारे उपाय करते हुए काम किए जाएं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबके हाथ में ग्लव्स है, मुंह पे मास्क है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो पालन हो रहे हैं, और जितना कम स्टाफ से काम हो पाए वो फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, और फिलहाल इसी तरह से काम यहाँ पर चलता रहेगा। एयरपोर्ट के कार्गो में सबसे खतरनाक जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कंटेमिनेशन का खतरा सबसे ज्यादा है, वो है जहाँ पर जो सामान चाइना या खास तौर पर हांगकांग और चाइना से सामान आ रहे हैं, खास तौर पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर स्प्रेयर हैं, सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, इस तरह के सामान। फिलहाल ये देखिए स्प्रेयर आया हुआ है यहाँ पर। ये क्या सामान है? हाँ, ये स्कैनर है। ये स्कैनर आया हुआ है, ये कहाँ से आया है? चाइना। ये चाइना से आया है स्कैनर। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा खतरा है। जब इस बॉक्स को लोग खोल रहे हैं तो ये पीपीई पहन के खोलना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जगह पे कंटेमिनेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। आने वाले दौर में हवाई यात्रा कैसे होगी ये तो आपने देख लिया, पश्चिम बंगाल का एयरपोर्ट भी देख लिया कोलकाता का। अब जरा पूरे बंगाल का हाल भी देख लीजिए। केस टोटल 2063, मौतें 190 और रिकवरी 499 लोगों की हो चुकी है। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल का कोरोना मीटर है। इसको देख करके कोई दहशत नहीं होती है, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा
नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी इस बात से जरूर नाखुश दिखी कल जब वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में थी कि राजनीति हो रही है उनके राज्य के साथ और केंद्र के जो अफसर हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है राज्य के अफसरों के साथ। तो इसमें ये शिकायत उन्होंने की थी प्रधानमंत्री के बोलने में। लेकिन अब करीब घंटे भर का वक्त ही बाकी है, लगभग सवा घंटे का वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे देश से ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने जो चुनौती है वो लोगों को भी दिख रही है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र की है। क्यों महाराष्ट्र इस वक्त इतना बड़ा संकट बना हुआ है, इसको भी आप आंकड़ों के नजरिए से देखिए तो आपको पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि परिस्थिति काबू के बाहर है। 23,401 मामले, भारत में 70,000 है तो उसमें से अकेले महाराष्ट्र में 23,000 मामले हैं। 868 लोगों की जान जा चुकी है और 4,786 लोग रिकवर हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हॉटस्पॉट इलाके ऐसे हैं जो काबू में नहीं आ रहे हैं, जिनमें खास तौर पर मुंबई है। कोरोना वायरस से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यही महाराष्ट्र का है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां अब तक संक्रमितों की संख्या 23,000 से ऊपर है और 24 घंटों के अंदर अंदर ही 1,230 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में अब तक 868 मरीजों की मौत भी हो गई है और लगभग 4,500 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र ने आज ये फैसला किया कि शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। लॉकडाउन के बीच आगामी 14 मई से महाराष्ट्र सरकार शराब पीने वालों के लिए यह राहत दे सकती है। राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ शर्तों के साथ वाइन की होम डिलीवरी पर फैसला किया है। इससे दो काम होंगे, एक तो सरकार को कुछ पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा जो कि शराब की बिक्री से एक बड़ा माध्यम होता है, और दूसरा कि जो लंबी लंबी लाइनें शराब की दुकानों के बाहर आप और शहरों से देख रहे हैं, दिल्ली में आपने देखा, उस संकट से बचने के लिए, क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल कोई भी वहां की सरकार इसको इजाजत दे ही नहीं सकती कि वहां पर किसी भी तरीके से लोग मिलें जुलें, सोशल डिस्टेंसिंग टूटे, क्योंकि महाराष्ट्र में संक्रमण का खतरा देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल प्रधानमंत्री से जब बात की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन ना हटाएं अभी। उद्धव ठाकरे की बड़ी चिंता दरअसल मुंबई को लेकर है, प्रधानमंत्री की भी बड़ी चिंता मुंबई ही है। क्या हुआ है मुंबई में, पिछले 24 घंटों का डेटा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों देश में इस वक्त मुंबई सबसे बड़ी चुनौती है। 24 घंटों में 791 नए केस आए हैं और 20 लोगों की जान चली गई। एक शहर के अंदर 20 लोगों की जान, मुंबई में 791 नए मामले 24 घंटे के अंदर आए हैं। आप समझिए पूरे देश में 3,2500 के करीब मामले आए हैं, उसमें से 791 एक शहर के हैं, मुंबई शहर के हैं। और इसीलिए मुंबई एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इस वक्त देश के सामने है कि यहां पर कोरोना को कंट्रोल कैसे करें। कई हॉटस्पॉट इलाके वहां पर बने हुए हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वर्ली का इलाका है, धारावी का इलाका है और कई ऐसे वहां के एरियाज हैं जहां पर रोजाना नए मामले आ रहे हैं और संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। मुंबई के 24 घंटे का डेटा आपने देख लिया। अब आपको हम दिखाते हैं मुंबई का ओवरऑल कोरोना मीटर जो पूरे देश के लिए चिंताजनक है। पूरे मुंबई में 14,315 मामले और 528 मौतें एक शहर में मुंबई में हो चुकी हैं। 3,110 लोग रिकवर हुए हैं। लगभग 14,500 के करीब मामले आ रहे हैं केवल एक मुंबई शहर से। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरे की बात है कि मुंबई में संक्रमण को कैसे रोकें, ये अब तक कोई समझ नहीं पाया है। महाराष्ट्र का क्या हाल है उसे इस तरीके से समझिए आप कि अभी अभी यह खबर आई कि मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 46 नए मामले सामने आ गए और आज ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई धारावी में। मुंबई के इस इलाके में कोरोना के कुल 962 मामले हो चुके हैं और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। आप एक शहर के एक हिस्से के एक इलाके की बात कर रहे हैं, सोचिए वहां पर 31 लोगों की जान जा चुकी है और 46 नए केस एक दिन के अंदर धारावी के अंदर सामने आए हैं और कुल मामलों का आंकड़ा 1,000 के करीब पहुंचने जा रहा है धारावी में। धारावी मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रेड जोन बना हुआ है इस वक्त, जो लगातार डरा रहा है। क्यों आखिर डरा रहा है, एक बार फिर आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में लेकिन धारावी अकेला रेड जोन नहीं है, ये मत समझिएगा। मुंबई के अंदर मुंबई के महाराष्ट्र के ये पहले तो पूरे जो रेड जोन है वो आप देख लें, मुंबई तो है ही, इसके अलावा पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव और मुंबई सबर्बन, इस सारे के सारे इलाके, सारे के सारे जिले और शहर जो हैं ये रेड जोन है। यहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, मामले सबसे ज्यादा हैं और इतने रेड जोन महाराष्ट्र के अंदर हैं, आप अंदाजा लगाएं। और सारे के ज्यादातर बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, ये सब, नागपुर, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। तो ये रेड जोन की बात हुई महाराष्ट्र की जो रेड जोन थे। अब आपको महाराष्ट्र के हम ऑरेंज जोन दिखाते हैं जहां पर संक्रमण है, खतरा है लेकिन कम है। इसमें बहुत सारे जिले हैं, रायगढ़, अहमदनगर, अमरावती, बुल्ढाना, नंदुरबार, कोल्हापुर, हिंगोली,
रत्नागिरी, जालना, नांदेड़, चंद्रपुर, परभनी, सांगली, लातूर, भंडारा और बीड ये ऑरेंज जोन के इलाके हैं महाराष्ट्र के। अब उम्मीद करते हैं कि ये ग्रीन में तब्दील होंगे और रेड वाले कम से कम ऑरेंज में तो आए। चलिए मुंबई के जो सेफ एरियाज हैं वो भी आपको बता दें। महाराष्ट्र के सेफ एरियाज माफ कीजिएगा, उस्मानाबाद, वासिम, सिंधुदुर्ग, गोंडिया, गढ़चिरौली, वर्धा, ये महाराष्ट्र का सेफ जोन है जहां मामले नहीं है या अब नए मामले नहीं आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने कंटेनमेंट जोन्स को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा इलाका शहर का पहला कंटेनमेंट जोन था। यहाँ पर 29 मार्च को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले थे और उसके बाद से लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा था, इसमें इजाफा हो रहा था। इस वजह से 45,000 के करीब आबादी वाले इस कोलीवाड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, आप देखिए ये कितनी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद जो पुलिस कर्मचारी है वो लोगों को लगातार बताते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पुलिस कर्मचारी हैं वो वहां पर आपको इलाके में दिखाई देंगे। पुलिस कर्मचारी लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, गलियों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये इलाका जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल कर आना उसके लिए मना किया गया है। क्योंकि अगर इस इलाके में चूंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस इतने ज़्यादा सामने आए हैं और उसके बाद से ही पुलिस जो है पूरी एहतियात बरत रही है, महानगर पालिका पूरी एहतियात बरत रही है। बाकायदा इस रोड को सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से एक बैनर भी लगाया गया है कि दिस एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए कंटेनमेंट एरिया एज ए रेसिडेंट इज फाउंड पॉजिटिव इन कोरोना वायरस। द एंट्री टू दिस एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड एंड वायलेशन ऑफ रूल्स इज पनिश्ड। फिलहाल इसका इस तरह की नोटिस जो है कंटेनमेंट इलाके में लगाए जाते हैं और ये बताने का मकसद होता है कि ये इलाका जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आता है। यहाँ पर अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेगा या फिर वायलेशन करता है रूल्स के तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए इस तरह के नोटिस भी लगाए जाते हैं और इस तरह से पूरा रोड सील कर दिया जाता है। आप देखिए बैरिकेडिंग पूरा रोड की शुरुआत से अंत तक, दूसरे छोर तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर महानगर पालिका के कर्मचारी भी नजर आएंगे, बीएमसी के अलावा यहाँ पर पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, देखिए एक शख्स पुलिस कर्मचारी से बात कर रहा है और वो अपने कागजात दिखा रहे हैं कि उन्हें किस तरह की इमरजेंसी है और जब इमरजेंसी होती है उसके दस्तावेज होते हैं, प्रूव होता है, उसके बाद ही वो जो है बाहर जाने की परमिशन यहाँ पर मिलती है। हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं कंटेनमेंट इलाकों से, उसके लिए किस तरह के दस्तावेज आप लोग देखते हैं? इधर रेड जोन में जाने के लिए बाहर, उधर कोलीवाड़ा लोग के लिए इधर बाहर छोड़ते नहीं हम लोग, और जनता कॉलोनी का लोग इधर अंदर छोड़ते हैं। जो मेडिकल होएगा तो ही हम लोग छोड़ते हैं, बीएमसी का ऑफिसर होएगा, बीएम का डॉक्टर होएगा तो हम लोग छोड़ते हैं। लोगों की अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मेडिकल है तो मेडिकल के लिए हम लोग छोड़ते हैं, ना नहीं बोलते। इसके लिए हम लोग ने सब इलावा करके रखा है जाने आने के लिए। बाकी बाहर कौन सा दूसरा कोई अलाउड नहीं है। बिल्कुल बाहरी कोई शख्स अलाउड नहीं है। पुलिस कर्मचारी बाकायदा उनके दस्तावेज को चेक करते हैं और उसके बाद में जो है उसके बाद ही उन्हें अंदर से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मचारी भी बात भी कर रहे थे। बहरहाल पूरी दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री